कुछ ऐसी चीजें जिसके बिना क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। वेटेज कितना है क्रिटिकल रीजनिंग का? कुछ अप्रोक्सीमेट 20% है, राइट? तो हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बार बार पैसेज नहीं लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? बेसिस ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो वो आपका लॉजिक ही तो टेस्ट कर रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जिसके बिना क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। अब नाउ सी, इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट और अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। और क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कभी भी हमने स्कूल में तो पढ़ा है नहीं और ये सब्जेक्ट काफ़ी न्यू है हमारे लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बेसिक्स को समझना, उन चीज़ों को समझना जिनके बिना क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस करना। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दोज रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस डेली, आई वांट यू टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम बिकॉज हियर वी शेयर फ्री रिसोर्सेज एवरी डे। हर दिन आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली प्रैक्टिस में और उसके बाद आपको आंसर्स भी इसी चैनल पर मिल जाएंगे। मेरा नाम है जैस्मिन और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर किकिंग इन, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है और आप सीरियस है, दिस इज आवर पेड बैच, यू कैन जॉइन अस देयर as well. You can use the code JAS and get the maximum discount. Now let's start with the basics of critical reasoning. जैसा कि मैंने बोला, क्रिटिकल रीजनिंग हमारे लिए क्या है? एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है। हमें कभी भी स्कूल में इस चीज़ को नहीं पढ़ाया गया है, ना ही बताया गया है कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन जब आप एक लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं जैसे कि क्लैट, तो क्लैट की अगर मैं बात करूँ उसमें वेटेज कितना है क्रिटिकल रीजनिंग का? कुछ अप्रोक्सीमेट 20% है, राइट? तो हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम बेसिक से इस सब्जेक्ट को समझेंगे ताकि इससे हमें इससे हमें डर बिल्कुल ना लगे, राइट? इंग्लिश में आने वाला क्वेश्चन यूजुअली हमें क्या करता है, डरा देता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए होते हैं जिनके मतलब हमें नहीं समझ में आते। और इन कॉन्सेप्ट्स में आपको वो वर्ड्स भी मिलेंगे जिनका यूज बार बार क्रिटिकल रीजनिंग में होता है। जब भी असेसर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो यूजुअली देखा जाता है कि उसका पैटर्न बहुत स्टैंडर्ड है क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है? तो ये हमारे लिए एडवांटेज है कि अगर हम उस पैटर्न को समझ लेंगे, उन बेसिक्स को समझ लेंगे जिनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रिपेटिटिव है क्रिटिकल रीजनिंग में, वी विल बी एबल टू क्रैक क्रिटिकल रीजनिंग इजीली। करेक्ट? विद मी सो फार? वंडरफुल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ आर्ग्यूमेंट हमारे लिए क्या होता है? पैसेज में दिए गए स्टेटमेंट्स, सारे स्टेटमेंट्स, वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर आगे जाकर असेसर आपसे सवाल करता है। करेक्ट? अब आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है प्रीमाइस। प्रीमाइस होता है वो स्टेटमेंट जिसको हम आधार मानते हैं, जिसको हम अपना बेस लाइन मानते हैं। ये यूजुअली स्टेट कर दी जाती है हमारे पैसेज में। हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है? वो पूरा पैसेज जो हमें दे दिया गया है जिसके बेसिस पर हमें क्या करने हैं, आंसर्स निकालने हैं। वो कभी कभी आपसे बोलेगा बेसिस ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट के बेसिस का क्या मतलब कि आपके पैसेज का मतलब, क्योंकि ऑथर ने क्या लिखा है, पैसेज, और उसी को वो क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट व्हाट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये एक सेट है किसका, स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीमाइस। एंड दे व्हाट डज प्रीमाइस डू? प्रीमाइस प्रोवाइड्स अस एविडेंस। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट पहले समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है प्रीमाइस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। और आर्ग्यूमेंट कैन बी फाउंड इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन, डिबेट्स। अब आर्ग्यूमेंट वो किसी भी चीज़ को रेफर कर सकता है, एक बहुत जेनेरिक सा टर्म है ये आर्ग्यूमेंट। इस अम्ब्रेला के अंडर ये सब आ जाता है।
कि हमारे आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर कंक्लूजन निकालो, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आर्ग्यूमेंट को वीक कैसे करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें हमारी घूम फिर कर आर्ग्यूमेंट पर आ जाती हैं। और ये वर्ड क्या है, ये वर्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो है जो असेसर बार बार यूज करेगा आपको बताने के लिए कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है। ठीक है, बार बार पैसेज नहीं लिखेंगे वो, तो वो क्या लिखेंगे, बेसिस ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं उनके बेसिस पर आपको क्या समझ में आया, राइट यही होता है क्रिटिकल रीजनिंग का आधार, बेस। जिसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग हमारी एक ब्रांच है लॉजिकल रीजनिंग की, करेक्ट। तो वो आपका लॉजिक ही तो टेस्ट कर रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में, इसीलिए हमारे लिए समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया आर्ग्यूमेंट, दूसरा हो गया प्रीमाइस विच इज इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर ही आपको दिखेगा क्या, प्रीमाइस दिखेगा। अब देखो इतने फैंसी वर्ड से ना कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को देखते ही डर जाते हैं। और मैं क्या कहती हूँ, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश से क्या करनी है, दोस्ती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वर्ड्स सीख लेंगे जो हमारे को डरा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट सीखा, हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है। तो पहले पकड़ते हैं प्रीमाइस को। प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइसेस आर द स्टेटमेंट्स और propositions that provide the evidence or support for a conclusion। ये क्या करते हैं, ये कुछ एविडेंस होते हैं, ये स्टेटमेंट एक्ट करती है प्रूफ्स की तरह। किस लिए, ये उन प्रूफ्स की तरह एक्ट करती है जो आगे जाकर हमारे को कंक्लूजन को चूज करने में हेल्प करता है। मतलब वो चीज जो आपको प्रूफ दे रही है तो वो क्या है, प्रीमाइस। और जिस चीज को प्रूफ कर रही है वो क्या है, हमारा कंक्लूजन। तो जिस चीज को वो प्रूफ कर रही है वो क्या है, कंक्लूजन। और जो हमारा प्रूफ है उसको हम बोलेंगे प्रीमाइस, क्योंकि प्रीमाइस के बेसिस पर हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला, right? The conclusion is the statement or proposition that the premises are intended to support or establish. It is the ultimate claim or inference drawn from the provided evidence. अल्टीमेटली हमारे आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइस दिया गया है उसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन और इन्फरेंस में कंफ्यूज नहीं होना, इन्फरेंस बोले कंक्लूजन बोले मीनिंग सेम है, कि प्रीमाइस के बेसिस पर आपको कंक्लूजन निकालना होता है या इन्फरेंस निकालना होता है, दोनों का मतलब सेम है, स्टैंडर्ड है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड प्ले। एज आई सेड कि वो क्रिटिकल रीजनिंग में यूजुअली जानबूझकर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे आपके लॉजिक को टेस्ट किया जा सके कि आप उस चीज को किसी और वर्ड प्ले में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। तो वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स तो टेस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक कर रहा है कि आपको समझ में कितना आया आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव असम्पशंस। अब असम्पशंस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सीधी सीधी नहीं बोली गई होती पैसेज में, अस्यूम कर ली गई होती है, मान ली गई होती है, बट दीज आर यूजुअली अनस्टेटेड। सीधा सीधा आपको वो ये वाली बात बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको ये असम्पशंस देखनी पड़ेंगी, खुद पहचाननी पड़ेंगी। ठीक है, असम्पशंस आर unstated or implicit beliefs, ideas that are taken for granted within an argument. They are necessary। अब ये ज़रूरी क्यों होती हैं, यहाँ इन पे यूजुअली हमारा कंक्लूजन बेस्ड होता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से कि हार्डवर्क करने से, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने से यू आर एबल टू क्रैक द क्लैट एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंस है क्या कि देयर इज अ क्लैट एस्पिरेंट जिसका नाम है लेट्स से Suresh. So Suresh was able to clear the CLAT examination because he studied really hard. तो हम क्या अस्यूम करेंगे कि क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। तो हमने असम्पशन क्या निकाली इसमें से, हमने अस्यूम कर लिया कि क्लैट को क्लियर करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी, Suresh was able to clear the CLAT examination because he studied really hard, and we assume that to clear CLAT examination you have to study really hard. But ये लिखा तो नहीं था, लिखा तो यही था कि किसी सुरेश नाम के बंदे ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी and he was able to clear the exam, but हमने assume कर लिया। कैसे, क्योंकि ये underline unstated assumption थी जिसके बेसिस पर हमने ये conclusion निकाला। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, assumption। Next we have लॉजिक। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिटिकल रीजनिंग किसका ब्रांच होता है,
लॉजिकल रीजनिंग का, करेक्ट। तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपका लॉजिक टेस्ट कर रहा है रादर देन योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को नहीं टेस्ट कर रहा, वो आपका लॉजिक देख रहा है। क्योंकि व्हेन यू बिकम अ लॉयर व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू रीड अ लॉट, राइट। आपके पास बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, आपको धाराएं पढ़नी पड़ती हैं और उसके बेसिस पर आपको जो भी आपका जो केस है वो बिल्ड करना पड़ता है, राइट। इसीलिए वो आपकी स्किल को पहले ही डेवलप करने का तैयारी आपसे वो करा लेता है इस एग्जाम में। तो वो क्या टेस्ट कर रहे हैं? आपका लॉजिक। लॉजिक का मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है एक सही आंसर को चूज करने के लिए, जिसका आप क्या करते हो, प्रीमाइज ढूंढते हो, कहाँ से, आर्ग्यूमेंट से, और फिर कंक्लूजन निकालते हो, इन्फरेंस निकालते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू योर लॉजिक, योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, कि आपको कोई चीज समझ में कितनी आई, आर्ग्यूमेंट को आपने किस हद तक समझा, और उस समझ के बेसिस पर, उस रीड जो भी आपने पैसेज रीड करा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया या नहीं। तो आपका वो लॉजिक टेस्ट कर रहा है। इसीलिए हमारे को हमारी क्रिटिकल एनालिसिस, रीजनिंग स्किल्स पर भी काम करना है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पर भी काम करना है। विच मीन्स कि जब भी आप कोई पैसेज पढ़ो, जब भी कोई पैसेज प्रैक्टिस करो, उसे ऐसे रीड करो कि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। फर्स्ट टाइम में ही आपको उसका आइडिया एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए। अदरवाइज आपके इस बैक एंड फोर्थ में क्वेश्चन एंड पैसेज, पैसेज एंड क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आंसर डायरेक्टली क्रिटिकल रीजनिंग में आपको यूजुअली नहीं मिलता, इनडायरेक्टली मिलता है। उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट को पहले समझना ही पड़ेगा। देयर इज नो वर्क अराउंड। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। अगर आपको पैसेज नहीं भी समझ में आया पूरा, आप आंसर तक पहुंच जाते हो, एंड वी विल टॉक अबाउट दोस। पर मेरा आइडिया क्या है आपको समझाने का, कि आप जब भी कोई पैसेज पढ़ो, उसे ऐसे पढ़ो कि आप उसे समझने की कोशिश करो। बट यूजुअली हम क्या करते हैं ना, जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और ही होता है, और फिर हम पढ़ तो लेते हैं, रीड तो कर लेते हैं, बट एक्टिव रीडिंग नहीं करते, समझते नहीं है कि क्या बोला है उसने। Correct? That's why we have to usually read it again and again, and that's only when we are able to solve it. अगर आप इन reading materials, इन practice materials को search कर रहे हो, I think you should join us on Telegram because we keep sharing these resources. You can include them in your daily practice, और आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के बिना critical reasoning क्रैक नहीं हो सकता। ये सारे लॉजिक, ये सारे जितने भी मैंने अभी तक आपको बेसिक्स बताए हैं critical reasoning के, ये हाफ है। There will be a second part. Make sure you watch that as well. In the meantime, if you have any questions, please feel free to reach out to me. My name is Jasmine and these are my social media handles. Till then, keep practicing and I'll see you on Telegram, and I hope that you are able to practice every single day. All the very best. I'll see you in the next video. Thank you so much.